हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि चौधरी और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय सेना के लिए रक्षक बेच। आप सभी जानते हैं कि इसी सेशन में आप मेरे साथ रक्षक बेच पढ़ रहे हैं। यानी कल तक की क्लास हुई थी, कल तक हम लोग इसी रक्षक बेच में 11 कंप्लीट प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके थे और प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में मैं आप सभी का स्वागत करूंगा। आप सभी जानेंगे कि कल वाली क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लगाकर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक का कंप्लीट रिवीजन किया होगा। मैंने यदि आप लोगों से कहा था, यदि आप फर्स्ट डे से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यदि आप लोगों ने नोट्स बुक में लिखा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा और अच्छे से रिवीजन किया होगा, तो कल जो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 हुआ, जो 11 प्रैक्टिस सेट नंबर हुआ था, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे सभी आप लोगों को याद होंगे। यदि आप लोग इसी तरीके से मेरा साथ देंगे, मैं जितने भी इसी रक्षक बेच में प्रैक्टिस सेट पढ़ाऊंगा, यदि आप लोगों ने अच्छे तरीके से लिखे हैं, पढ़े और रिवीजन किया है, तो 23 अप्रैल के दिन जो आप लोगों की भारतीय सेना की जो भारतीय सेना की परीक्षा है, उसमें जितना भी जीएस का पोर्शन होगा, उसमें आप ही का बोलबाला आप लोगों को देखने को मिलेगा। यकीन मानिएगा, भरोसा रखिए, क्योंकि मेरा नाम रवि है, चौधरी है। चलिएगा, बिगर किसी देरी से बढ़ेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। और आज की क्लास का पहला प्रश्न हम लोगों को इस तरीके से देखने को मिलेगा। पहला सवाल है, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है ये। नियाग्रा जलप्रपात इरी झील के जल से बहता है। ये आप लोगों से यहां पे सवाल पूछा है। यानी विश्व प्रसिद्ध जो नियाग्रा वाटरफॉल है, ये मुख्य रूप से किस नदी पर आप लोगों को देखने को मिलेगा और किस झील से इसे पानी प्राप्त होता है। पर वास्तव में बात यहां पर यह है कि एक झील देखने को मिलेगी, इसका नाम है ओंटारियो। क्या नाम हो, याद होना चाहिएगा, ओंटारियो झील। अब ये जो आप लोगों की ओंटारियो झील है और एक ही झील का नाम है इरी झील। क्या नाम है, इरी झील। इन दोनों रिवर के, इन दोनों नदियों के ऊपर हमें विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा वाटरफॉल देखने को मिला है। कौन सा, नियाग्रा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। यदि आप लोगों से पूछेगा ये विश्व प्रसिद्ध जो नियाग्रा वाटरफॉल है, ये नियाग्रा वाटरफॉल किस नदी पर देखने को मिलेगा, तो ये दोनों, सॉरी माफी चाहूंगा, ये दोनों झीलें हैं। परंतु ये पूछेगा नियाग्रा वाटरफॉल किस देश में स्थित है, तो जवाब हो जाएगा कनाडा। कहां पर है, कनाडा में मुख्य रूप से हम लोगों को स्थापित होता हुआ देखने को मिलेगा, कनाडा। और आप सभी जानते हैं, ऊपर हम लोगों को कनाडा देखने को मिलेगा और नीचे हम लोगों को यूएसए देखने को मिलेगा। और इन दोनों की प्राकृतिक सीमा बनती है, ठीक है। ऊपर कनाडा है, नीचे यूएसए है, तो इन दोनों की जो प्राकृतिक सीमा का जो निर्माण करती है, सर उसका नाम होगा 49वीं समानांतर रेखा। क्या नाम होगा, 49वीं समानांतर रेखा हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। ये जो 49वीं समानांतर रेखा जो इन दोनों देशों के बीच में प्राकृतिक सीमा रेखा का निर्धारण करेगी। और यदि आप लोगों की परीक्षाओं में पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो जवाब हो जाएगा कनाडा और यूएसए के बीच में है। और यदि एग्जामिनर उसके नाम पर फोकस करेगा कि उसका नाम क्या है, तो जवाब दीजिएगा 49वीं समानांतर रेखा। उस रेखा का नाम है जो विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक सीमा हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। अब ये नियाग्रा वाटरफॉल है और वहीं पर भारत का एक वाटरफॉल है। मैं भारत की बात कर रहा हूं, मैं भारत का वासी हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ये वाटरफॉल है कुल मिलाकर भारत का, जिसका नाम है चित्रकूट वाटरफॉल। कौन सा, चित्रकूट जलप्रपात। इसी चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा वाटरफॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का नियाग्रा वाटरफॉल। भारत का नियाग्रा जलप्रपात यहां पर कहा जाता है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। सवाल पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा होगा, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा देखने को मिलेगा। मैं ऊंचा जलप्रपात की बात कर रहा हूं, जलप्रपात की बात कर रहा हूं। भारत का सबसे ऊंचा यदि सवाल देखने को मिलेगा, जवाब होगा कूंचीकल। कौन सा देखने को मिलेगा, कूंचीकल। आप लोगों को याद होना चाहिए, कूंचीकल जो वाटरफॉल है, ये कूंचीकल वाटरफॉल भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन यदि एग्जामिनर ने प्रश्न बनाया कि बताइए विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहां पर है, तो जवाब हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा। कौन सा, विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है,
तो याद होना चाहिएगा विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा देखने को मिलेगा, तो जवाब हो जाएगा एंजिल वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल, एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात हमें विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। और यदि एग्जामिनर ये पूछेगा कि विश्व प्रसिद्ध एंजिल वाटरफॉल जो है ये किस देश में है, मुख्य रूप से किस देश में इसका विस्तार देखने को मिलेगा, तो जवाब हो जाएगा वेनेजुएला। कहां पर, वेनेजुएला। वेनेजुएला आप लोगों को याद होना चाहिएगा, इसी वेनेजुएला देश में विश्व प्रसिद्ध हम लोगों की विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल सर जिसका नाम होगा एंजिल वाटरफॉल देखने को मिलेगा। मैं मान के चलूंगा कि मैंने जितना भी समझाया होगा आप लोगों को याद होगा। मेरी बात सुनिएगा, ये जो क्वेश्चन जितने भी देखने को मिलेंगे इन क्वेश्चन पर फोकस मत करिएगा कि यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इन ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन चलते चलते क्वेश्चन बनते हैं भाई, चलते चलते क्वेश्चन पर फोकस नहीं करना है। मास्टर ये जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं ना मेरा भाई, इस कंटेंट पे फोकस करना है। और यकीन मानिएगा जिस शिद्दत के साथ आप सभी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 23 सब में आप सभी का साथ 22 अप्रैल 2025 के दिन हमारी अंतिम क्लास रहेगी जो भारतीय सेना की, यदि डिक्लेयर होता है कि 23 अप्रैल के दिन भारतीय सेना की परीक्षा है, तब उस तारीख तक मैं आप लोगों का साथ दूंगा। और आप देखेंगे कि इसी क्लास से और इसी कंटेंट के बिहाफ से पूरा जीएस का पेपर देखने को मिलेगा। अभी कुछ समय के बाद अभी आप सभी की साइंस की क्लास स्टार्ट होगी। साइंस और जीएस जैसा इस बोर्ड पर लिखा हुआ है और जैसा हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं, यदि एक भी, देखो ये बोलना ज्यादा अतिशोक्ति हो जाएगा, क्वेश्चन 1 या 2 बाहर रहेंगे, लेकिन जितना भी हम पढ़ाएंगे शिद्दत के साथ, आप हमारे साथ शिद्दत के साथ पढ़ रहे हैं, तो अधिकांश कंटेंट इन्हीं ऑफलाइन और इसी प्रैक्टिस सेट से आप लोगों को देखने को मिलेगा, यदि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। इस कंटेंट में फोकस रखिएगा। अब यहां पर बात की गई है सुपीरियर झील के बारे में। किसके बारे में, सुपीरियर झील के बारे में बात की गई है। सवाल पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी, क्या पूछेगा, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे जो बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी होगी, तो जवाब हो जाएगा सुपीरियर झील। कौन सी होगी, सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होगी, याद होना चाहिएगा। और यदि सवाल पूछेगा एग्जामिनर कि विश्व की कौन सा, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी दोस्तों, खारे पानी की झील कौन सी होगी, तो जवाब हो जाएगा कैस्पियन सागर। क्या नाम होगा, कैस्पियन सागर जो झील है ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेकिन सवाल पूछेगा दोस्तों विश्व की सबसे मीठे पानी की सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएगी, सबसे गहरी झील किसके बारे में पूछेगा, सबसे गहरी झील के बारे में सवाल यदि पूछ लेगा तो जवाब हो जाएगा बेकौल झील। कौन सी झील होगी दोस्तों, बेकाल झील होगी। ये सभी झीलों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। मैं मान के चलूंगा आप लोगों को याद होगा। यदि सवाल पूछेगा ये बेकौल झील कहां पर है, ये तो रूस में देखने को मिलेगी। कहां पर, रूस में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ये सब आप लोगों को याद होना चाहिएगा। एक बार हम जल्दी से रिवीजन करेंगे, मेरे साथ रिवीजन करेंगे। मैं साइड पे होगा, यदि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो, लेकिन कॉपी में इस कंटेंट को जरूर लिखना। सवाल पूछेगा नियाग्रा वाटरफॉल कहां पर है, तो ओंटारियो और आपका इरी झील पर सर ये वाटरफॉल कहां पर पड़ेगा, जवाब हो जाएगा कनाडा में पड़ेगा। कनाडा और यूएसए की सीमा जो प्राकृतिक सीमा बनाती है इसका नाम है 49वीं सीमा रेखा, 49वीं समानांतर रेखा इसका नाम है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। चित्रकूट जो वाटरफॉल है इसे भारत का नियाग्रा वाटरफॉल कहा गया। भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जिसका नाम है कुचिकल। विश्व का सबसे ऊंचा है जिसका नाम है एंजिल वाटरफॉल। ये कौन से देश में, जवाब हो जाएगा वेनेजुएला। और वहीं पर 3 फैक्ट, विश्व की सबसे बड़ी झील जो मीठे पानी की झील इसका नाम है सुपीरियर, सबसे बड़ी खारे पानी जिसका नाम है कैस्पियन सागर, और मीठे पानी के साथ सबसे गहरी झील का नाम है बेकौल झील। कौन सी झील देखने को मिलेगी, बेकौल झील। और हमारे सवाल का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 2 इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जादूगोड़ा की खान के लिए प्रसिद्ध है। अब ये जादूगोड़ा की खान के लिए प्रसिद्ध है, मतलब ये जादूगोड़ा किस खनिज के लिए मुख्य रूप से
फेमस है। यकीन मानिएगा पिछली बार भी मुख्य रूप से खनिजों से हम लोगों को प्रश्न देखने को मिले। हम मान के चलेंगे खनिज से बार बार उसी प्रकार के प्रश्न रिपीट नहीं होंगे, लेकिन जितना हम लोग अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे वो सारा कंटेंट जरूर रिपीट होगा। देखो जादूगोड़ा खदान है, ये किसके लिए फेमस है? यदि सवाल पूछेगा जादूगोड़ा, कौन सी? जादूगोड़ा। अभी जादूगोड़ा जो है ये किसके लिए है? इसी यूरेनियम के लिए। किसके लिए? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। सवाल पूछेगा तांबा, ठीक है, तांबा आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तांबा के लिए प्रथम उत्पादक कौन सा भारत में राज्य है कि प्रथम उत्पादन में तांबे का? सवाल पूछेगा तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश वर्तमान देश में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। और कौन सी दोस्तों? मलाजखंड खान। कौन सी? मलाजखंड खदान। ये मलाजखंड जो खदान है दोस्तों, ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि मलाजखंड खदान वर्तमान में मध्य प्रदेश में तांबे की सबसे बड़ी खदान यहां पर मानी जाती है। और वहीं पर दूसरे नंबर पर कौन होगा? द्वितीय पायदान पर तांबे के उत्पादन में कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा राजस्थान। हमरो राजस्थान। और राजस्थान जो है दोस्तों, राजस्थान में एक खदान है और इस खदान के बारे में याद करके जाना, पेपर में आएगा, जिसका नाम है खेतड़ी खदान। क्या नाम है? खेतड़ी। खेतड़ी जो खदान है, ये खेतड़ी खदान भी तांबे के उत्पादन के लिए जानी जाती है, याद होना चाहिएगा। सोना का उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है दोस्तों? प्रथम स्थान है दोस्तों कर्नाटक का। किसका स्थान है दोस्तों? कर्नाटक का। ये याद होना चाहिएगा। कर्नाटक भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करता है। और जवाब पूछेगा लौह अयस्क के लिए, तो ओडिशा। कौन सा हो जाएगा? लौह अयस्क के लिए ओडिशा हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये याद होना चाहिएगा। और सर्वाधिक कोयले का भंडार किसका दोस्तों? सर्वाधिक कोयले का भंडार जो है, सर्वाधिक कोयले का भंडार, आर्मी वालों सभी याद रखना कि कोयले का भंडार सर्वाधिक कहां पर है, तो जवाब हो जाएगा झारखंड में। कहां पर हो जाएगा? झारखंड में सर्वाधिक कोयले का सबसे बड़ा खदान है। और छोटा नागपुर का पठार, कौन सा? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का जो पठार है ये किसके लिए फेमस है, तो जवाब हो जाएगा यह लौह अयस्क के लिए, ठीक है, लौह अयस्क और खनिज के लिए। किसके लिए? खनिज के लिए। और यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा कि मुख्य रूप से छोटा नागपुर का पठार कहां पर है, तो दोस्तों झारखंड में। कौन से राज्य के अंतर्गत आता है दोस्तों? झारखंड में आता है। और इसका उपनाम क्या है, तो इसको भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं? भारत का रूर प्रदेश। तो आप लोगों से सवाल पूछेगा कि भारत का रूर प्रदेश किसको कहा जाता है, तो भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर पठार को यहां पर कहा जाता है। यदि सवाल पूछेगा कि हीरा उत्पादन में भारतवर्ष में कौन सा राज्य जाना गया, तो गर्व से कहना म्हारो मध्य प्रदेश। क्या कहोगे? म्हारो मध्य प्रदेश भारत में सबसे बड़ा हीरे का उत्पादन है, याद करिएगा। कौन दोस्तों? म्हारो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला सबसे बड़ा उत्पादन है। और याद रखिएगा पन्ना जिला। कौन सा जिला? पन्ना जिला हमारे मध्य प्रदेश का सर्वाधिक किसके लिए फेमस है दोस्तों, तो जवाब हो जाएगा हीरे के उत्पादन में। किसके लिए दोस्तों? हीरे के उत्पादन में यहां पर फेमस है। तो ये सभी कंटेंट आप लोगों को याद होगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट है यार, देखो इतना इसका लेवल नहीं मैं मान के चलता हूं, लेकिन आर्मी वालों यार हमारी परीक्षा में ही इतना आता है, ठीक है, इतना तो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जो भी भारतीय सेना की तैयारी कर रहा है, जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं भाई, आप लोगों को बहुत सिंपल लगेगा ये डाटा। और वास्तव में देखा जाए तो इतना सिंपल आप लोगों को पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षाओं का लेवल बहुत अलग आता है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपका काम का कुछ है तो इसमें ढूंढ के थोड़ा सा लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। ये सारा डाटा आप लोगों को याद होना चाहिए, सारा डाटा, ठीक है, याद कर लोगे तो पूरा आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो हीरा उत्पादन कौन सा दोस्तों? हीरा उत्पादन में कौन है? हीरा उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश। और आप जैसे हीरे इस मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो हीरा उत्पादन में तो हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर होगा, याद रखिएगा मेरे हीरो। मिलते हैं कल सैटरडे है। चलो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखने को मिलेगा? आसियान शिखर सम्मेलन जो है 2024 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई थी, तो जवाब हो जाएगा कंबोडिया। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? कंबोडिया के द्वारा की गई थी। और यदि सवाल पूछेगा 2025 में किसके द्वारा की जाएगी दोस्तों? मलेशिया। किसके द्वारा की जाएगी दोस्तों? मलेशिया। अब सर ये आसियान क्या है, तो आसियान
आसियान जो है एक प्रकार का संगठन है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। सवाल पूछेगा इसकी स्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुआ था, जवाब होगा 1967 में। और इसमें कितने देश शामिल है, टोटल कितने देश इसके अंदर शामिल है, तो जवाब हो जाएगा 10। कितने देश शामिल है दोस्तों, 10 इसके अंदर देश शामिल है। दक्षिण जो खाड़ी देशों का एक प्रमुख रूप से संगठन देखने को मिलेगा जिसका नाम ही आसियान। लेकिन अगर सवाल पूछेगा कि आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर है, आसियान जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी आसियान का जो मुख्यालय ये क्या है दोस्तों, इसी आसियान का जो मुख्यालय ये कहां पर स्थित है, सवाल पूछेगा जकार्ता। कहां पर, जकार्ता। ये सर ये क्या है, तो ये कहां पर पड़ेगी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, ये आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। ये जितना भी मैंने कंटेंट पढ़ाया है बेहतर तरीके से याद करना है हम सबको। ठीक है, ठीक है, इतना तो आप लोगों को याद होगा। ऑप्शन नंबर ए पर हम लोग बिल्कुल यहां पर जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। और जो आगे बढ़ने के बाद देखो, एक आप लोगों ने G20 संगठन का नाम सुना होगा। G20 संगठन है प्यारे बच्चों, ये हाल ही में बैठक, देखो 2023 में इसकी बैठक कहां पर हुई थी, 2023 की बैठक की बात कर रहा है, तो इंडोनेशिया। कहां पर हुई थी, इंडोनेशिया में हुई थी। 2024 में इसका सम्मेलन कहां पर हुआ, हमारा प्यारो भारत। ठीक है, भारत में। और 2025 में इसकी बैठक जो है दोस्तों ब्राजील है। कहां पर होगी दोस्तों, ब्राजील में। तो ये तीनों भी आप लोगों को याद होना चाहिए। सवाल पूछेगा G20 की स्थापना कब हुआ था, 1999 में। ठीक है, 1999 में इसकी क्या हुआ था, स्थापना यहाँ पर हुआ था। तो सारा कंटेंट आप लोगों को याद होना चाहिए। आप 3 सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। आइए चौथे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है। भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2024 में कौन को मिला है, जॉन जे, कौन सा दोस्तों, जॉन जे हाफील्ड। और दोस्तों सेकंड आप लोगों को जो देखने को मिलेगा जियोफ्रे ई हिंटन या उपरोक्त में दोनों इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा इन दोनों को 2024 में क्या मिला है, यहाँ पर भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया है। अब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आप लोगों ये बताइएगा कि भारत के पहले वैज्ञानिक कौन थे, या भारत के पहले वो शख्सियत कौन थी जिसे भौतिक के लिए भारत में नोबेल पुरस्कार मिला था। कमेंट सेक्शन में आप सभी का इंतजार करूंगा। मुझे जितने भी विद्यार्थी सुन रहे हैं, मैंने जो भी क्वेश्चन पूछा है मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, मतलब चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 5 पर जो इस प्रकार से है, असम राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन है। अरे भाई साहब, हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिलेंगे। जो कहाँ के हैं दोस्तों, ये वर्तमान में असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के दोस्तों, असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जल्दी से आपके लिए कई कई प्रकार की बातें हैं जो हम लोग अभी बात करेंगे, यहां पर याद होना चाहिएगा। अब इसके साथ कुछ नया भी डाटा हम लोग ऐड करेंगे। देखो कुछ प्रमुख रूप से आर्टिकल जो है आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ये आर्टिकल आप लोगों को किसी भी तरीके से याद होना चाहिएगा। ठीक है, आर्टिकल 13 पर चर्चा करेंगे क्या है। इसके बाद आर्टिकल जो 16 आप लोगों को याद होना चाहिएगा। आर्टिकल 18 आप लोगों को याद होना चाहिएगा। आर्टिकल 21 आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और इसके बाद आर्टिकल कहां पर जाओगे आप सभी, इसके बाद है ना जो आप जाओगे आर्टिकल 40 पर, आर्टिकल 52 पर जाओगे, आर्टिकल 60। ये जितने भी आर्टिकल आप लोगों के सामने लिखे हैं, ये सभी आर्टिकल आप लोगों को मुंह जुबानी याद होना चाहिएगा। लक्ष्य तो हमारा ऐसा ही है, हमारा लक्ष्य है भारतीय सेना में 42 नहीं 45 क्वेश्चन एक्यूरेट टाइप राइट टिक लगा के आना। तो ये पूरा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 23 में है भारतीय संविधान में अल्पीकरण की प्रक्रिया, किसकी, अल्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो इसी आर्टिकल के तहत देखने को मिलेगी। 16 में क्या है दोस्तों, लोक नियोजन। क्या है कि लोक नियोजन में समान अवसर कहां पर है दोस्तों, तो यहीं पर है। आर्टिकल 18 में क्या है दोस्तों, उपाधियों का अंत। किसका अंत दोस्तों, उपाधियों का अंत जो है दोस्तों वो यहीं पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। आर्टिकल 21 में क्या है दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत क्या है दोस्तों, ग्राम पंचायत का गठन का जो प्रावधान है याद रखना पड़ेगा आप सभी को। 52 में भारत के राष्ट्रपति हैं दोस्तों, कौन है, राष्ट्रपति। और आर्टिकल 60 में जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति पर शपथ या राष्ट्रपति का जो शपथ प्रक्रिया है वो इसी के तहत हमें देखने को मिलेंगे। तो जितने भी आर्टिकल लिखाए होंगे आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है, बार बार इनको रिपीट नहीं करेंगे, एटलीस्ट इतने तो आप लोगों को याद होना चाहिए। हम डेली बेसिस पे यही करेंगे, कुछ आर्टिकल यहाँ पर हम लोग साथ में लेके चलेंगे, तो लास्ट में जब कॉन्स्टिट्यूशन ही हम लोग रिवीजन करेंगे तो वहां पर हम लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। चलिएगा आगे बात करेंगे, और आगे बात करने के बाद जो है सवाल नंबर 6 हमें देखने को मिला, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए सीएम कौन है, तो आतिशी, ठीक है, ये आतिशी मारलेना जो है ये वर्तमान में जो है ये कहाँ की सीएम है, तो याद होना चाहिएगा, ये जो है दिल्ली के अभी सीएम बनकर बैठी हैं, ठीक है, अभी दिल्ली के नए सीएम बनने वाला है, जल्द घोषणा कर दी जाएगी आप सभी के सामने। अगला सवाल नंबर 7 पर चलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ठीक है, ये नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं दोस्तों, तो याद होना चाहिएगा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की जगह क्या होना चाहिएगा, उप मुख्यमंत्री होना चाहिएगा। तो पुनियन कैलाश नाथन, यानी ऑप्शन नंबर ए पर हम लोग जाएंगे, ये हमारे सवाल का बिल्कुल क्या देखने को मिलेगा, एकदम राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। मनोज सिन्हा साहब कौन दोस्तों, ये एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कहाँ के दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के, कहाँ के देखने को मिलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के, याद होना चाहिएगा, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल हम लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो वो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 7-8 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 8 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, आसाम के नए राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन चुने गए, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, कौन चुने गए, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ पर चुने गए, ऑप्शन नंबर डी होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलेगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 9 इस प्रकार से देखने को मिलेगा, सवाल नंबर 9 पर चर्चा करेंगे, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, ठीक है, तो याद होना चाहिएगा, आप भारतीय संविधान के आर्टिकल क्रमांक 63 यानी अनुच्छेद, सीधा अगर समझ में नहीं आए तो पूरा इंग्लिश में लिखने की आवश्यकता नहीं है, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद अगर लिखोगे तो काम चल जाएगा। अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 63 के अंदर भारत में एक उपराष्ट्रपति देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे, उपराष्ट्रपति देखने को मिलेंगे, और भारत की उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या होता है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष यहाँ पर होता है, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और योजना आयोग, ठीक है दोस्तों, योजना आयोग का इतिहास यदि आप लोगों से पूछ लेगा, बेहद खतरनाक हिस्ट्री है किसकी दोस्तों, योजना आयोग की, याद होना चाहिएगा। योजना आयोग भारत में कब बना था, 15 मार्च 1950 में, कब बना दोस्तों, 15 मार्च 1950 में भारत में योजना आयोग बनता है। और याद रखिएगा योजना आयोग जो है, इसी योजना आयोग जो बना, इसी योजना आयोग का हमेशा अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग का हमेशा अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री यानी पीएम होते हैं, जो भी भारत के पीएम बनते हैं वही योजना आयोग के हमेशा अध्यक्ष पद पर बैठते हैं। बाद में 1 जनवरी, क्या दोस्तों, 1 जनवरी याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को इस योजना आयोग को सब पूरी तरीके से समाप्त कर, यानी काट पीट कर एक नया नीति आयोग बना दिया गया, क्या बना दिया गया, नीति आयोग सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर बना दिया गया, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, याद होना चाहिएगा। राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं आर्टिकल 52 के तहत भारत के राष्ट्रपति होंगे, कौन होंगे दोस्तों, राष्ट्रपति होंगे, याद होना चाहिएगा। 60 में महामहिम राष्ट्रपति की शपथ है दोस्तों, आर्टिकल 61 में उन पर महाभियोग की प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, याद होना चाहिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया है। और आर्टिकल क्रमांक 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, क्या जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, याद होना चाहिएगा। और यहाँ पर याद होना चाहिएगा 123 के अंदर अध्यादेश याद होना चाहिएगा। और 356 के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन, कौन सा शासन, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान उल्लेखित है, याद होना
चाहिएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारा कंटेंट मुंह जुबानी तरीके से आप लोगों को याद होना चाहिएगा। सवाल नंबर 10 पर हम लोग पहुंचेंगे और सवाल नंबर 10 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा 2025 में जो है भारतीय सेना के प्रमुख कौन है, तो ये कौन है दोस्तों, उपेंद्र द्विवेदी। मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था, रिपीट हुआ है दोस्तों, याद होना चाहिएगा, उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी है। देखो सीडीएस, 2 सीडीएस बने हैं भारत में। पहले जो सीडीएस बने हैं वो कौन बने हैं, तो हम बोलेंगे शहीद, ठीक है, विपिन रावत सर कौन बने हैं, विपिन रावत, विपिन रावत सर बने हैं पहले। और सेकंड जो सीडीएस बने ये कौन है, लेफ्टिनेंट अनिल चौहान। कौन बने हैं, लेफ्टिनेंट अनिल चौहान जो बने हैं ये यहाँ पर बने हैं। ये भारत के क्या बने दोस्तों, अभी वर्तमान जो है दोस्तों, वर्तमान में यही बने हैं। ठीक है, वर्तमान में जो लेफ्टिनेंट है वो यही बने हैं। अगर आप लोगों को यदि नौसेना प्रमुख के नाम याद है और यदि वायुसेना प्रमुख का नाम याद है तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। ठीक है, अगर याद है तो कमेंट करना है, नहीं याद है तो नहीं करना है, आगे क्वेश्चन आएगा ही, वहां पर हम सभी मिलकर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के लिए, जब तक हम सभी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा सवाल नंबर 11। पढ़िए सवाल नंबर 11 को। चलिए, सवाल नंबर 11 है, जनगणना 2011 से संबंधित आपके अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में किस समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम है। सबसे कम लिंगानुपात किसका देखने को मिलेगा, सिख का। कौन का मिलेगा, सिखों का सबसे कम लिंगानुपात देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी पर हम जाएंगे जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को सभी समझा चुका हूं कि जो है भारत का लिंगानुपात कितना था 2011 की जो जनगणना के अनुसार, या जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार कब था, 2001 में कब था, 1951 में कब था, ये फिर आपका 1901 में कब था। मैं सारा कंटेंट आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो यदि जो भी स्टूडेंट आया होगा, यदि इस क्लास को, यदि उसे समझ में आ रहा होगा तो इस क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, मैं मान के चलता हूं। ठीक है, पर ये देखो, अगर पिछली क्लास नहीं देखी है ना मेरे भाई, पिछली क्लास जाके देखो। ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं। यकीन मानिएगा कि 2025 में जो भारतीय सेना में जो आपने जाने का सपना देखा है, जो वर्दी पाने का जो सपना देखा है, उसे पूरा होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, यदि आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं तो। चलिएगा आगे पढ़ रहे हैं, सवाल नंबर 12 पर बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 12 इस प्रकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में रास द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया। क्या कर दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप यहां पर कर दिया गया। याद होना चाहिए, इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न जो है हम देखने को मिलेगा, उत्तरायण त्योहार किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, गुजरात में। कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा, गुजरात में सेलिब्रेट किया जाएगा, याद होना चाहिएगा। और वहीं पर राजस्थान, राजस्थान में दोस्तों ऊंट उत्सव, कौन सा उत्सव, ऊंट उत्सव, याद होना चाहिएगा, ऊंट उत्सव। और यहाँ पर पुष्कर मेला, कौन सा दोस्तों, पुष्कर मेला, पुष्कर मेला और ऊंट उत्सव याद होना चाहिएगा। तमिलनाडु का हो जाएगा वही अपना पोंगल, कौन सा, पोंगल। और महामहम कौन सा हो जाएगा, महामहम, याद होना चाहिएगा। और वहीं पर केरल का अपना ओणम, याद करना, सभी बार बार रिपीट होते हैं, ओणम जो है याद करना। ओणम कितने दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है, 10 दिन। कितने दिन दोस्तों, 10 दिन। और पोंगल जो कितने दिन सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पर 4 दिन। कितने दिन, 4 दिन यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, उत्तरायण त्योहार पूछा था, ये गुजरात का है। अच्छा, गुजरात में हम पहले भी खेल उत्सव कौन सा पढ़ चुके हैं, खेल उत्सव हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं। हम सभी वहां पर रण उत्सव, कौन सा उत्सव, रण उत्सव कंप्लीट कर चुके हैं। हम सभी मोढेरा उत्सव, कौन सा, मोढेरा उत्सव, ये मोढेरा उत्सव हम सभी क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये सारा डाटा कंप्लीट कर चुके हैं, याद होना चाहिएगा। अगले सवाल पर बढ़ेंगे, सवाल नंबर 14 पर बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 14 इस प्रकार से है, भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट का क्या नाम था, तो
तो शिवांगी। कौन है दोस्तों? शिवांगी है, याद रखिएगा। ये पहली महिला बनी है कहां पे दोस्तों? भारतीय नौसेना, पहली महिला पायलट जो बनी है, याद होना चाहिएगा। अगले जो सवाल बना है, कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को अंकित करती है? हिमालय की पूर्वी सीमा को अंकित करती है, याद होना चाहिएगा। गंगा नदी नहीं, गंगा नदी नहीं पड़ेगी। आप सभी जानते हैं देवप्रयाग में गंगा का नाम पड़ता है। देवप्रयाग में दो नदियां, एक का नाम है भागीरथी। कौन सी नदी दोस्तों? भागीरथी। और एक तरफ अलकनंदा। कौन सी रिवर? अलकनंदा। जब ये दोनों नदी आपस में जुड़ती है तब जाके क्या बनती है दोस्तों? तब जाके गंगा बनती है। याद रखिए गंगा तो, अगर गंगा जो, ये तो गंगोत्री ग्लेशियर, कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो ये तो नहीं होगा। कोसी नदी, कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। गंडक भी यहाँ नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर कहां से निकलेगी? तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, कहां पर? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, इसी ग्लेशियर से ये रिवर निकलती हैं। याद होना चाहिए, अगर पूछेगा कौन से ग्लेशियर से, इसी ग्लेशियर से निकलती हैं। फिर ये कहां प्रवेश करती है? तिब्बत में। कहां से? मुख्य रूप से तिब्बत में। और तिब्बत में इसका नाम सांगपो है। क्या नाम है दोस्तों? सांगपो है। फिर ये हमारे भारत में आप लोगों का राज्य, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। कहां से प्रवेश करती है? अरुणाचल, ये जो प्रदेश में प्रवेश करती है, वहां पर इसका नाम दिहांग पड़ेगा। क्या नाम पड़ेगा? ब्रह्मपुत्र रिवर का दिहांग नाम पड़ेगा। और इसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम राज्य, कहां पर आएगी? आसाम राज्य आएगी। और आसाम राज्य में इसका क्या नाम पड़ेगा? ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी इसका नाम पड़ेगा, याद होना चाहिएगा। ये रिवर हिमालय की पूर्वी सीमा को अंकित करती है, याद होना चाहिएगा। इस तरीके से सवाल यहाँ पर पूछा है। ठीक है, ये अंतिम प्रश्न था आज की क्लास का, और ये रहा आप लोगों का होमवर्क में। डेली अब से 15 क्वेश्चन आएंगे, कंटेंट बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है, तो अब से 15 क्वेश्चन, और छठा जो 16वां क्वेश्चन रहेगा, ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सादी चट्टानों का एक प्रकार है? तो ये 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इन 4 ऑप्शन में से एक सवाल बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आप सभी को इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। आप सभी मेरे साथ जुड़े, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में। जब तक के लिए सभी का आभार। सभी अच्छे तरीके से रिवीजन करो, इस कंटेंट को लिखो, कुछ भी करो, लेकिन याद होना चाहिए कल तक। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।